पर दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों बात करेंगे आज हम हिंदी प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे। सेकंड नंबर है प्रैक्टिस पेपर रहेगा। इसके पहले ऑलरेडी जो है फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है। हिंदी लैंग्वेज प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे बाई जायसवाल कोचिंग सेंटर। आज के प्रैक्टिस सेट में 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करेंगे, जहाँ आपके पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ग्रामर के पोर्शन के क्वेश्चन रहेंगे। इसके साथ ही कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी लिए गए हैं, ताकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिपीट हो सकते हैं, एक लेवल आपको प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगा। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक कि टॉप 30 यहाँ पे सभी लोग प्रश्नों को फीडबैक करना है कि 30 में से आप लोगों का कितना स्कोर है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और साथ ही साथ दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट में अगर 25 प्लस के स्कोर आपके आते तो वाकई में आपकी प्रिपरेशन बेस्ट चल रही है। अगर 25 से कम आ रहा है तो समझिए आपकी प्रिपरेशन में कमी है। तो सारे प्रैक्टिस सेट अटेंड कीजिए, डेली प्रैक्टिस सेट अटेंड कीजिए। और हमारी जो टॉपर नोट्स आ चुकी है, टॉपर नोट्स आपको प्राप्त करने के लिए केवल व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप 9630689598 9630689598 इस पर व्हाट्सएप करेंगे, आपको टॉपर नोट्स प्राप्त होगी। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, जिसका आई बटन पर लिस्ट मिल जाएगा। सभी क्लासेस सभी प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए देर न करते शुरुआत करेंगे। बात करेंगे क्लास की, बात करेंगे क्वेश्चन की, प्रिपरेशन की बात करेंगे। यहाँ पे पिछले पेपर में आपके यह प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का आधार मुख्य क्या होता है। पाठ पुस्तक का आधार मुख्य होता है, समाज सांस्कृतिक परिवेश का आधार मुख्य होता है, शिक्षक द्वारा अर्थ बताने का मुख्य आधार होता है, या समाज संस्कृत परिवेश और शिक्षक द्वारा अर्थ बताना। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जिसका आधार जो है मुख्य होता है वह होता है समाज संस्कृत परिवेश। जहाँ बच्चा रहता है, जहाँ बच्चा समाज में रहता है, सीखता है। क्योंकि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे आधार यानी क्या होता है, जो नींव होती है। बच्चा जो होता है बचपन में पहले परिवार के साथ रहता है, समाज के साथ रहता है, जो संस्कृति है वो सीखता है, ठीक है। बाद में विद्यालय जाता है। तो आधार जो होता है कहते हैं नींव। तो नींव जो होती है वह समाज संस्कृति परिवेश ही होता है। इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पिछली बार आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न था। अगला प्रश्न है, अक्सर जो पूछा जाता है कि बच्चों में भाषा सिखाने की क्षमता कैसे होती है, जन्मजात होती है, अर्जित होती है, अनुकरणीय होती है, या बिल्कुल भी नहीं होती है। तो सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर, जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है। यह हर शिक्षक भर्ती में यह प्रश्न आया हुआ है, रिपीट होता है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है, संभावित प्रश्न है आपके एग्जाम की वजह से, कि बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। क्योंकि आप जब नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो बच्चे में या बच्चों के भाषा सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपके लिए क्या होना चाहिए, कि बच्चा सुंदर लिखता हो, बच्चा शुद्ध उच्चारण करता हो, बोलता हो, मानक वर्तनी हो, या बातचीत करना हो। तो आप सभी लोग जानते हैं बच्चों के भाषा सीखने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस पर होता है, सभी लोग बताइए। वैसे शुद्ध उच्चारण की बात करेंगे, ठीक है, लिखना तो है शुद्ध उच्चारण की बात, लेकिन बातचीत करना सबसे महत्वपूर्ण। भाषा सीखने में बच्चा सीखे कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा शब्द हमारा दिया गया है सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यही गलती हम लोग कर देते हैं। तो सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है बातचीत करना। जब आप बच्चों के साथ बातचीत करेंगे, बच्चा कुछ अशब्द बोलेगा, उसको शुद्ध करके बताइए, ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो बातचीत करना यहाँ पे बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या होता है। जो प्राइमरी लेवल है इसमें जो भाषा सीखने सिखाने, सीखना और सिखाना दोनों चीज़, इसका अर्थ क्या होता है, इसको हम क्या कह सकते हैं। अलंकारिक भाषा प्रयोग, वर्णमाला सीखना, भाषा का प्रभावी प्रयोग, या साहित्य की रचना होती। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या होता है, वर्णमाला सीखना, ठीक है। बाकी अलंकारिक प्रयोग, भाषा प्रभावी प्रयोग, साहित्य रचना ये नहीं हो, क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। बच्चा 5 साल से लेकर 10 साल तक का बच्चा है, एक अच्छा 1 से 5 तक बताना है, तो वर्णमाला सबसे पहले जरूरी होती है बच्चों के लिए, ठीक है। बाकी ये तो बच्चा माध्यमिक में सीखता है। फिर अगला प्रश्न देखिएगा,
बच्चे सामाजिक अंत्यक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? ए.पी. पॉलाव का, जीन पियाजे जी का, वाइगोस्की का या स्किनर का है? ये पिछली बार वर्ग 2 में हिंदी भाषा में पूछा गया प्रश्न था। तो बच्चे सामाजिक अंत्यक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? तो यह विचार आपके लेव वाइगोस्की का है। सामाजिक शब्द अगर हिंदी पेडागोजी में आता है तो आपको समझ लीजिएगा 90% वाइगोस्की से संबंधित होता है। ठीक है, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। अच्छे तरीके से सभी लोगों को समझना है, प्रत्येक क्वेश्चन का फीडबैक करना है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन 101% सर्वोपरि है। क्यों सर्वोपरि है? क्योंकि हम पूरी A to Z एक फैमिली केवल है, शिक्षकों का परिवार है, आपका अपना अवर टीचर्स फैमिली है, जहाँ पे शिक्षक की बात की जाती है, राष्ट्रहित में शिक्षक की बात की जाती है। अगला प्रश्न है साथियों कि प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दर से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? सभी लोग बताइएगा। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों में देखा जाए, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों में देखा जाए, ठीक है, तो भाषा विकास की दर से सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण हो जाता है वह होता है कौन? पत्रिका, समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तक, बाल साहित्य। और एक चीज़ बता देता हूँ, पत्रिका या समाचार पत्र से हिंदी में 1-2 प्रश्न आता ही आता है। ऐसा टॉपिक समाचार पत्र का या पत्रिका का लिया जाएगा, उससे एक प्रश्न बनाया जाएगा, हर एग्जाम में प्रश्न आता है एमपी में। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दर से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर देखा जाता है तो वह होता है बाल साहित्य। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर। सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, संभावित प्रश्न है, रिपीट हो सकता है। पिछली बार पूछा गया था कि निम्न में से भाषाई विविधता के अंतर्गत क्या नहीं आता है? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है कि भाषा की कक्षा में एक संसाधन है, हमारी कक्षाओं की वास्तविकता है, बालकों के संज्ञानात्मक विकास की पहचान या शिक्षण सामग्री का प्रयोग। तो आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं कि इनमें से भाषाई विविधता के अंतर्गत क्या क्या आनी चाहिए, पहले ये जानना जरूरी है। तो भाषा विविधता के अंतर्गत भाषा की एक कक्षा में संसाधन होनी चाहिए, कक्षाओं की वास्तविकता होनी चाहिए और संज्ञानात्मक विकास की पहचान, ये तीनों भाषाई विविधता के अंतर्गत आते हैं। लेकिन शिक्षण सामग्री का प्रयोग यह भाषाई विविधता के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का फीडबैक करने के लिए। आइए बात करते हैं अगला प्रश्न की कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? पोर्टफोलियो को, लिखित परीक्षा को, जांच सूची को या प्रश्नावली को दोगे? तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व जो देंगे वो किसको देने वाले हैं? पोर्टफोलियो को देने वाले। क्यों देने वाले हैं? क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चों के आकलन करने की बात करें तो आकलन किससे करते हैं? पोर्टफोलियो इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई भी डाउट हो बेहतरीन कमेंट आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न साथियों की श्वालीन विकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा क्या होता है? अपने हाथ पर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, सामाजिक अंत्यक्रिया संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, अक्सर खाने से मना कर देता है या अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो आप सभी लोग जानते हैं श्वालीन विकार, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑटिस्टिक डिसऑर्डर बोलते हैं। देखिए, इस पर जो बच्चा होता है ना, वह सामाजिक अंत्यक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई अनुभव करता है। ठीक है, सभी लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे समझिएगा। तो बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और संभावित प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। क्यों संभावित है? अच्छे तरीके से समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। साथियों, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? काव्यात्मक भाषा होती है, विचारों की अभिव्यक्ति होती है, सुंदर लेखन होता है, वर्तनी की शुद्धता होती है। अब देखिए कितना प्यारा प्रश्न है, कैसे ऑप्शन को हम चयन करना होता है एग्जाम में, अपने माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। तो बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति, सुंदर लेखन या वर्तनी की शुद्धता। तो बच्चों के लिखना सिखाने में सर्वाधिक महत्व वर्तनी की शुद्धता होगी। ठीक है, वर्तनी की शुद्धता। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग समझिएगा अच्छे तरीके से। अगला जो प्रश्न है प्यारा सा कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? भाषा के विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखन, प्रसिद्ध रचनाएं या भाषा के विभिन्न रंगतें? जी हाँ दोस्तों, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिसे मानते हैं वह भाषा का विविध गद्य साहित्य होता है। गद्य साहित्य क्यों होता है? क्योंकि प्राथमिक बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तो पाठ्य पुस्तक निर्माण में बच्चों के लिए भाषा का विविध गद्य साहित्य इज द राइट आंसर।
आपके अकॉर्डिंग कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न के आंसर में, किसी भी प्रश्न पर बेहतरीन कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं, आपके फीडबैक का सम्मान करते हैं। साथियों, प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष कौन सा होता है। ये प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया था कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत जो है भाषा के अधिग्रहण हेतु क्या कह रहा है, भाषा के यहाँ पे अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष केवल पढ़ना, सुनना तथा पढ़ना, केवल लिखना या केवल सुनना। तो सभी लोग जानते समझते हैं कि केवल शब्द पेडागॉजी में नेगेटिव ही होता है। तो ये चीज़ें मैं कई बार बताता हूँ, माइंड की मेमोरी में ये शब्द ठीक है सेव कर लीजिएगा। तो सुनना तथा पढ़ना, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष होता है सुनना तथा पढ़ना होता है। आइए साथियों बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसका होता है। संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना, भाषा शिक्षा का भाषा ज्ञान या भाषा का समृद्ध परिवेश। तो आप सभी लोग जानते हैं भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसका होता है, भाषा के समृद्ध परिवेश का होता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न है जो बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी होता है। ईदगाह कहानी के मुख्य घटनाएं बताइए, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए या ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा था। तो ये हमने भी पढ़ा था और ये कहानी आज भी चल रही है। हामिद ने जो चिमटा खरीदा उसकी माँ ने उसको खाने के लिए दिया था, लेकिन उसने क्या किया, उसकी हामिद के माँ के हाथ जल जाते थे, इसलिए रोटी बनाने के लिए उसके हामिद ने क्या किया, चिमटा ले लिया। ठीक है, तो ये हमें क्या संदेश देता है कि बच्चों में भाषा आकलन के जैसे सर्वाधिक उपयोगी प्रश्न कौन सा होना चाहिए कि ईदगाह कहानी की मुख्य घटना बताइए। घटना जो है सर्वाधिक उपयोग हो गया। देखिए पात्र और भाषा और क्या ये चीज़ें अपने आप आ जाएगी। अगर घटना का इम्पोर्टेंट है, घटना क्या है, अपनी माँ के हाथ जलने की वजह से खाना बनाने में, रोटियाँ सेंकने में बच्चा क्या करता है, चिमटा ले जाता अपनी माँ के लिए। तो ये घटना जो है प्रेरणा देती है बच्चों के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑप्शंस हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर या भाषिक नियमों के ज्ञान पर। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए उपचारात्मक शिक्षण की सफलता की अगर बात करते हैं तो समस्याओं के कारणों की सही पहचान। भाई अगर सही कोई भी समस्या आ रही है तो उसका सही पहचान करना ही उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, इसलिए बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या होता है। साक्षरता होती है, पाठ सामग्री होता है, भाषा परिवेश होता है या भाषा आकलन होता है। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य जो अंतर इन दोनों में होता है वह भाषा परिवेश का होता है कि किस परिवेश किस वातावरण से हम सीख रहे हैं। आपके अगले प्रश्न की अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसका होता है। प्रवाह का, अर्थ का, अक्षर ज्ञान का या गति का होता है। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसका होता है, अक्षर का ज्ञान का। जब बच्चे का अक्षर ज्ञान नहीं होगा, अगर बच्चा समझ नहीं पाएगा का, खा और गा को नहीं समझ पाएगा, अंगा को बच्चा नहीं समझ पाएगा, तो फिर बच्चा पढ़ कैसे पाएगा। तो अक्षर का ज्ञान सबसे ज़्यादा जरूरी है। कि हम किसकी बात कर रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक के बच्चों की बात कर रहे हैं। ये भी आपके दिमाग में रिमाइंड होना चाहिए किस लेवल का हम पेपर दे रहे हैं। अगला प्रश्न है बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को क्या मानते हैं। अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, अस्वीकार किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई भी बहुभाषिक कक्षा है, जब आपकी नियुक्त होगी, मान लीजिए आप लोग अध्यापक बन गए और हिंदी के अध्यापक हैं, क्लास टीचर है, तो आप ये बताइए कि बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग का आपको क्या करना चाहिए। तो आप शिक्षक के रूप में आपको स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे अनेक जगह से आते हैं, उनकी मातृभाषा अलग अलग होती है, तो उनकी मातृभाषा को स्वीकार करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। अगला प्रश्न है भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है कि बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, बच्चों को मुख्य शीर्षक याद हैं, बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर आसानी अपनी जो है प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, या कह सकते हैं शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। देखिए इससे एक प्रश्न आएगा, मैंने क्या बताया था, समाचार पत्र पत्रिका, ऐसे प्रश्न आएगा, 1 नंबर कन्फर्म है और किसी प्रकार से आ सकता है, लेकिन आएगा प्रश्न।
कि तो भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग क्या सुनिश्चित करता है? यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक प्रश्न पेडागॉजी करेंगे, इसके बाद 10 क्वेश्चन आपके ग्रामर पोर्शन के करेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का निम्न में से कौन सा तरीका जो है सर्वाधिक प्रभावी होगा? सभी लोग बताइए। पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना, किसी भी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट ना करना, या कह सकते हैं कि बच्चों को अलंकार एवं रसों के प्रति अत्यधिक ध्यान आकर्षित ना करने के लिए कहना, या बच्चों का भाव केवल शब्दार्थ तक ही सीमित रखना। देखिए यहाँ पे किस लेवल की बात की जा रही है? उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण में कौन सा तरीका सर्वाधिक होना चाहिए? तो उच्च प्राथमिक स्तर के अगर ध्यान में देखें, जो व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वाधिक तरीका प्रभावी हो कि पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरण बिंदु को स्पष्ट करना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होगा। क्योंकि इसमें दिया गया है ना करना, ना करना, तो ये तो निगेटिव ऑलरेडी दिए गए हैं। बच्चों का भाव केवल शब्दार्थ तक ही सीमित रहता है, तो सीमित रहना ये भी आपका निगेटिव हो जाता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाता है। अब आइए बात करेंगे ग्रामर के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्रामर में क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आ, ई, ओ। तो दीर्घ स्वर कौन नहीं होता? सभी लोग बताइएगा। सभी लोग जानते हैं आप लोग, इसमें से दीर्घ स्वर आपका ओ नहीं होगा। बाकी आपके पेपर में अपठित गद्यांश पद्यांश आएंगे, उनसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? सभी लोग बताइए। हिंदी में ध्वनियाँ दोस्तों 2 प्रकार की होती हैं। अब आप बोलेंगे कौन कौन सी होती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। सभी लोग बताइए, हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की तो होती हैं, लेकिन कौन कौन से होती हैं? सभी लोग कमेंट करके बताइए। आइए जानते हैं हिंदी में ग्रामर पोर्शन में कितना लेवल आपका है, कितनी तैयारी और करनी बाकी है आपके लिए। अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 7 प्रकार, 9 प्रकार। जी हाँ, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार से। और ये 3 प्रकार कौन कौन है? जिनको पता है कमेंट कीजिए सभी लोग। जी हाँ, बेफिक्र कमेंट कीजिए। जयसवाल सर सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों को मेल को क्या कहा जाता है? अक्षर, स्वर, व्यंजन या निस्वार। जब एक से अधिक वर्णों को मेल खा जाते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है? सभी लोग, तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? सभी लोग बताइए। व्यंजन। क्या कहते हैं साथियों? व्यंजन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न, संभावित प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से ग्रामर पोर्शन में कि ई, चा, छा, जा, जा आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से, मूर्धन्य से, तालब से, ओष्ठे। तो जब उच्चारण पूछा जाए तो आपको क्या करना है? वही सब मुंह से बोलना है। देखिए क्या टच हो रहा है, ई, चा, छा, जा, झा, इसमें क्या क्या टच हो रहा है, किसकी क्रिया से आप ये बोल पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इसकी क्रिया हमारी तालब, अर्थात ये उच्चारण किससे होता है? तालब से होता है। ठीक है। और तालब क्या होता है? जिह्वा के ऊपर जो हिस्सा होता है वह तालब कहलाता है, जहाँ ऊपर आपकी जिह्वा टकराती है ऊपर। ठीक है। अगला प्रश्न है, छप्पय किस प्रकार का छंद होता है? सम, विषम, अर्धसम या इनमें से कोई नहीं। तो छप्पय पूछा जा रहा है, तो छप्पय किस प्रकार का आपका छंद होता है? तो छप्पय जो होता है विषम छंद होता है। अगर इसमें विषम आ जाए तो समझ जाइएगा कौन सा छंद है? छप्पय छंद है। तो ये पहचानना है आप सभी लोगों को। अगला प्रश्न है, किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? सभी लोग बताइए। ऐसे कौन सा छंद है जिसमें प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता हो? कुंडलिया, रोला, दोहा या सोरठा का। सभी बताइए। प्रथम और अंतिम शब्द एक ही होता है, उसी को नाम ही कुंडलिया बोला जाता है। प्रथम और अंतिम शब्द जब बराबर रहे तो समझ जाइए वह कुंडलिया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या दृष्टांत। सभी लोग बताइए। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या बोला जाता है? क्या उत्प्रेक्षा बोला जाता है? सभी लोग बताइए। जी हाँ, उत्प्रेक्षा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है साथियों कि उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या भ्रांतिमान। सभी लोग बताइए। बाकी संधि, समास, अव्यय, प्रत्यय ये सबसे बनना चाहिए। तो उपमान और उपमेय का अभेद पूछा जा रहा है, तो उपमान में और उपमेय का अभेद जो कहलाता है वह रूपक कहलाता है। कौन होगा? रूपक इज द राइट आंसर। और इस प्रैक्टिस सेट का 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही सिंपल, 5, 6, 7 या 9।
सभी बताइए कि मुख्य रूप से, ध्यान दीजिएगा, ये भी ध्यान देना, मुख्य रूप से समास के प्रकार बताना कितने होते हैं, और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ 30 में से आपका स्कोर कितना हुआ, 30 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो डेली हमारी 11:30 में क्लास होती है, जहाँ पे लैंग्वेज की होती है, और इवनिंग में आपकी CDB पर्यावरण की क्लास प्रैक्टिस सेट होता है 7 PM में। तो ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, तैयारी पक्की कीजिए। और जिनको टॉपर नोट्स चाहिए वो आपको व्हाट्सअप नंबर है 9630689598, व्हाट्सअप करेंगे, टॉपर नोट्स आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो प्रिपरेशन में लग जाइए, तैयारी में लग जाइए, ताकि आपका सिलेक्शन प्राप्त हो सके। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।